ठीक। अपने पास एक लैंग्वेज होती है जेसन, जैसे कि आप यूज करते हो जावा पाइथन ये सब ना। वैसे ही अपने पास एक लैंग्वेज होती है जेसन, और इसका फुल नेम होता है कुछ जावा स्क्रिप्ट। और ये जेसन लैंग्वेज जो यूज होती है वो डेटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज होती है बस, ज्यादातर। जैसे कोडिंग में हम कोडिंग जावा यूज कर रहे हैं ऐसे ना, बट जेसन यूज होती है हमेशा जब हमें कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक, रिक्वेस्ट पे में कोई डेटा सेंड करना हुआ, और एक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जो आता है, वहाँ यूज करते हैं हम जेसन। ये जेसन। हाँ हाँ। जेसन एक ऐसी लैंग्वेज। हम्म। हाँ। जेसन एक ऐसी लैंग्वेज है ना, जो मतलब मान लो कि मेरा एप्लीकेशन पाइथन में बना है, मान लो लेटर सपोज। ठीक। जैसे एग्जांपल लिए आईआरसीटीसी पाइथन में बनी है, और वो आईबीओ भी कैसे बना है, जावा में बनी है। अब ये सोचो कि दोनों में कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन जेसन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक लैंग्वेज समझती है। मैटर नहीं करता कि आपका एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में बना है, कि जेसन एक ऐसी लैंग्वेज है, वो हर टाइप ऑफ लैंग्वेज में वो सपोर्ट कर लेती है जेसन। हाँ। इसमें बात देख लो पहले। ठीक। जेसन का फॉर्मेट ऐसा होता है, जेसन जो डेटा होता है वो बॉडी में होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक। अब जेसन के अंदर जो डेटा हम रखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पहली बात। जेसन के अंदर हमने कुछ भी रखा तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब रिंकू सर ने पढ़ाया अपन आपको मैप। मैप में बताया होगा कि डेटा हम की नेम और की वैल्यू पे रखते हैं। तो इसमें भी क्या होता है ना कि डेटा हम की नेम और की वैल्यू पे रखते हैं। मतलब अगर मुझे अपना नाम रखना हुआ, मैं उसके लिए पहले की बनाऊंगा, नेम। हाँ। शायद डबल ब्रैकेट में रहता है, भूल गया हूँ। इक्वल्स टू नहीं होता है इसमें, ये होता है। ठीक। इसमें डेटा जो होता है की नेम और की वैल्यू पेयर में होता है। ठीक। और जो इसका डेटा सेपरेट करते हैं वो कॉलन से करते हैं, कि बताते हैं कि नेम की वैल्यू क्या है ये। अब मुझे अगला डेटा रखना हुआ, मैं यहाँ पे कॉमा लगा के फिर मैं अगला डेटा रखाऊंगा। हाँ, ठीक। ऐसे मान लो एक और रख लेता हूँ अभी, एज। जरूरी नहीं है कि डेटा सभी हम स्ट्रिंग में रखें। जैसे एज की वैल्यू मैं चाहता हूँ इंट में, मैं इंट में रख सकता हूँ कुछ भी। अगर मुझे कोई बुलियन टाइप डेटा रखना है, मान लो कि मुझे चेक करना है कि समथिंग कुछ एक्स वाई जेड कुछ है ही, और उसका डेटा मुझे रखना है इसमें ट्रू या फॉल्स के अंदर, बस यहाँ ट्रू लिख दो बस। अभी डेटा बुलियन टाइप का हो गया। जरूरी नहीं कि डेटा तुम स्ट्रिंग में रख। क्या हुआ? हाँ, अगर नेम हो तो स्ट्रिंग टाइप में रखोगे, लेकिन अगर कोई नंबर वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डेवलपर आजकल होते हैं वो नंबर्स वाले को भी स्ट्रिंग में रखते हैं, थोड़े केस में। सभी केस में नहीं करते। ठीक। चाहे इसमें रख सकते हो, कोई भी डेटा में रख सकते हो आप यहाँ पे। आगे जब जेसन रीड करोगे ना आप, तो उसमें भी होगा गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, तो वो स्ट्रिंग का डेटा लेके आएगा। अब होगा गेट बुलियन वैल्यू, तब वो इसका लेके आएगा। लेकिन अगर मान लो तुमने इसके लिए फंक्शन कॉल किया गेट बुलियन वैल्यू, और डेटा था स्ट्रिंग के अंदर, सीधे सी बात वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बुलियन टाइप का डेटा वो मांग रहा है पहली बार, तो ये सपोर्ट करेगा नहीं। ठीक। मैंने ये रख लिया। अब मान लो कि मुझे अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें रखनी हो। अब ये बताओ कि कॉलेज के बारे में मेरे पास, मान लो मैंने 10th की है, 12th की है और मैंने ग्रेजुएशन की है। मेरे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा है। अगर आज जावा में होते तो क्या चीज फॉलो करते आप? सोचो एक बार। एक इन्फॉर्मेशन के मल्टीपल आंसर्स है मेरे पास, तो क्या जावा में क्या यूज करते हैं आप? एरे ना। डेटा क्या है? सिमिलर टाइप का है, उसमें हम कहाँ रखेंगे? एरे के अंदर। ठीक। इसमें भी एरे बनता है, जी सर भी। जैसे कि क्या करूंगा देखो मैं, यार देख लेता हूँ इसका इसका, भूल गया। इस पे ब्रैकेट में बनता है उस वाले में, बता दो पता।
इंट्रोडक्शन। ठीक। अब मुझे रखना है अपना एजुकेशनल वाली वो चीज रखनी है। बस वही कॉमा लगाऊंगा यहाँ भी। आगे बस क्या करूंगा। चला समझ गया। अरे यार। ऐसे अब ये एरे बन गया एक जेसन में। बस ये अपने अपने एरे का नेम बता दो। ठीक। और आगे कॉलन लगा दो और ये इसके अंदर जो डेटा रखना है इसके अंदर रख। और मुझे रखना है मान लो अपनी हाई स्कूल की। अपने हाई स्कूल का कुछ परसेंटेज रखना हुआ। ठीक। मैं क्या करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा हाई स्कूल। और डेटा सेम की नेम की वैल्यू के पेयर में। मान लो मैं रखना चाहता हूँ इसको ऐसे। ठीक ऐसे। इंटर का रखना है मुझे। अरे यार। सेम। ठीक। ग्रेजुएशन का बचा। यहाँ पे वापस। अब मान लो कोई एक इन्फॉर्मेशन मिली जो है अपीयरिंग में है मान लो। ठीक ऐसे। अब जरूरी नहीं है अब ऐसा भी हो सकता है एक एरे के अंदर एरे बन जाए। मतलब अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे हाई स्कूल सब्जेक्ट थे अब मैं उसको डेटा रख। हाई स्कूल का सब्जेक्ट का कैसे करूंगा देखो ऐसे सेम। सेम हाई स्कूल नाम का एक फिर मान लो कि मान लो इसका नाम रख देता हूँ हाई स्कूल नाम इसका रखता हूँ। ठीक कोई बात नहीं। ठीक ऐसे हो गया। हाई स्कूल में परसेंटेज कौन क्या था। कॉलेज क्या था आपका ऐसे आपको होगा हुआ क्या यहाँ पे। कॉलन ना। मान लो खैर। इसके लिए ठीक। अब देखो एक एरे के अंदर फिर एरे बना है यहाँ पे। अब एक एरे के अंदर कितने एरे बन गए मेरे पास 3 एरे बन गए हैं। ऐसा भी होगा अब ऐसा भी होगा अब लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि एक एरे के अंदर फिर एक जेसन का ऑब्जेक्ट बन जाए। समथिंग कुछ मान लो कि कॉमा रहेगा कॉमा रहेगा यार। इंटर वाला सी वाला बोले कॉमा रहेगा। कंपाइलेशन आया ठीक। ठीक मान लो कि इसमें अब मेरा इन्फॉर्मेशन देना है मुझे अपना कि अ, मेरे कॉलेज की लोकेशन। ठीक। तब यहाँ पे मुझे जेसन बॉडी में देना है कैसे दूंगा देखो।
कॉमा लगाया है मैंने, हाँ कॉमा क्लियर है। मैं ऐसे दूंगा लोकेशन, ऐसे बना के इसके अंदर मैं अपना लोकेशन दूंगा। अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, एक एरे का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक एरे है, उस एरे के अंदर एक एरे है, उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनूंगा, फिर से जेसन को। इस बॉडी को हम बोलते हैं जेसन का ऑब्जेक्ट। हाँ, ठीक, और उसके अंदर ही डेटा रखते हैं हम। तो ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा ना। अब ऐसे ही होता है कि हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो हमारी डेटा आती है वो जेसन फॉर्मेट में आती है, ठीक। अब कभी कभी हमें ये भी वेरीफाई करना पड़ता है कि वहां पे हमें मिलेगा कि जो नेम है वो जेसन के पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। जो यहाँ पे इंटर का वो है, वो एक एरे के अंदर नहीं होना चाहिए, एरे के बाहर होना चाहिए। लेकिन जो बीसीए और जो हाई स्कूल का है, वो एक एरे के अंदर होना चाहिए। हमें ये भी वेरीफाई करना पड़ता है। जब हम ऐसे स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्कीमा वैलिडेशन। स्कीमा वैलिडेशन, जब हम इस जेसन के स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा डेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, इतने एरे के अंदर होगा, ठीक, उसको स्कीमा वैलिडेशन बोलते हैं। तो एक एरिया के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इंटर वाला अलग फोटो एरिया बना दिया उसमें नहीं एक एरिया के तो, अंदर। तो कर सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ बताने के लिए। कर तो सकते हैं बोला। ये सब कैसा है? जेसन बस एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज वो क्या है, वो इंटरमीडिएशन देता है कि अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को समझने के लिए। और एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हर एक एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन बताने एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल यही है कि अपना एप्लीकेशन मतलब मल्टीपल लैंग्वेज से बना है। अब वो, अब जावा वाला तो पाइथन सपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, लेकिन जैसे ऐसे लैंग्वेज है, जावा भी सपोर्ट करेगी, पाइथन भी करेगी। ये बड़ी इजी और ये सबसे फास्ट भी है, और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, समझ रहे हो। डाटा इंटरप्रेट होकर जाता है प्रोटोकॉल और ये डाटा एडिट करता है मतलब। नहीं नहीं नहीं, तो इनक्रिप्टेड हाँ, वो तो तुम वो भेजते हो ना, ऑथेंटिकेशन वाले भेजते हो। जैसे तुम्हें डेटा क्रिएट करना हो, लीड क्रिएट कर रहे थे, वहां पर मैं लीड का नेम, लीड का ईमेल आईडी दे रहे थे, जेसीपी फॉर्मेट में दे रहे थे, वही वाला। इनक्रिप्टेड वाला तो अलग। जैसे आप देखो ना, जो आप कोड लिखते हो सेलेनियम में, अगर आप बैकएंड में देखोगे ना, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बैकएंड देखोगे ना, जितना कोड आपने जावा में लिखा है, वो कोड जाके जेसन में कन्वर्ट होता है पहले। वो जेसन में कन्वर्ट होने के बाद आपके एप्लीकेशन जो लॉन्च करते हो, उसको सेंड करता है, उस हिसाब से ऑपरेट करता है। रियल में ऐसा होता है सेलेनियम में। बाइट हाँ, तो बाइट वर्क अलग हो गया ना, तो जावा वाला कोड से, तो सर्वर वाला बता रहा हूँ मैं, सर्वर में डेटा फ्लो हो रहा है। वो सेलेनियम का कोड जो है ना, वो जेसन में फुल्ली कन्वर्ट कर देता है, फुल्ली। अगर पढ़ोगे तो कोई वेबसाइट, फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मेरे पास मिलेगा तो। वो पूरा जावा सेलेनियम का कोड वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद तब तुम्हारे वेब एप्लीकेशन को भेजता है, फिर वो ऑपरेट कर पाता है। तो बिना कन्वर्ट वो नहीं करेगा। सेलेनियम वाला बताया ना, सेलेनियम भी एक एपीआई ही है। अब बता रहा हूँ ना कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो। अब सेलेनियम पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बनी होगी रियल वाली में, ना, तो पता नहीं ना एपीआई वाली। अच्छा सेम लैंग्वेज में बनी हो तो तब तो हो जाएगा ना, तब तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर सेम लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तुम्हें, और कोई आएगा समझने में उसको दिक्कत होगी। उसको भी सेम बनना हाँ, लेकिन जैसे ऐसी लैंग्वेज है, देखो कितनी इजी है, कितनी इजी है। और फास्टर भी है अदर देन लैंग्वेज से। ये सभी लैंग्वेज है कि लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज ये नहीं है, एक्सएमएल। हाँ, ये मार्कअप लैंग्वेज नहीं। हम तो नहीं कर रहे हैं। सिंटेड, यार ये लोडे नहीं ले पा रहा, क्यों? दूसरा लॉगिन करना पड़ेगा क्या? अकाउंट नहीं है, डेटा ही चलते काम है। नहीं यार, वो उसकी एपीआई है, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स आता है वो एचटीएमएल में आता है। दिक्कत ही, वो नहीं होती है। यूआई दिख रहा था ना। हाँ, उड़ गया। है मेरा आईडी पाया। किन बना है?
मैं बना 11 कितनी होगी? 6 नया आ गया। डबल 6 9। अरे यार डबल 6। अरे यार, एक मिनट। तो ये ऐसा क्यों भेजता है? कौन सा बनाया उन्होंने? सेम नाम का बनाया है? डोमेन का नाम है? डोमेन का नाम? यहाँ क्या है? यहाँ क्या लिखा था तुमने? URL? अगर ये वाला बनाया होगा तो फिर करोगे तो वो आएगा, वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, छोड़ा जाएगा उसको वाले से। ठीक है। फेसबुक से नहीं दिया, ट्रायल वर्जन यूज कर रहा हूँ। भेजा था मैंने फोटो। ठीक है। 9564। यार ये कुछ काम ही क्यों नहीं कर रहा है? नेट का इश्यू क्या? ठीक। अब राहुल सर ने इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया था हम लोग को, पैरम्स क्या होता है, आर्क क्या होता है, हेडर्स बताया राहुल सर ने, ठीक। बट देखो उसमें हमें भी मैंने भी बताया था ना कि जो पैरम्स होते हैं, ये पैरम्स ये यूज होते हैं हमेशा गेट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक। ये जो पैरम्स में है, ये हमेशा यूज होते हैं गेट और डिलीट वाले में। और इसको पहचानते कैसे हैं? क्या करोगे जब तुम यहाँ पे कुछ की नेम पास करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट के आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आगे वो डेटा तुम्हें दिखने पड़ेगा। मैंने यहाँ दिया ना पेज साइज 1। अब यहाँ पे देखो, पेज साइज 1, ठीक। क्वेरी पैरामीटर करता क्या है, इससे क्या होता है कि ये फिल्टराइजेशन का काम करता है। अब मतलब क्या हो सकता है कि अब एक पेज पे वहां पे हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट मुझे वहां से कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे चेक करना है शूज के बारे में। तो क्या करूंगा मैं? फिल्टर करूंगा। फ्लिपकार्ट पे आप होते सेम मैनुअली वही करते। सेम थिंग इसमें दी गई है फिल्टराइजेशन के लिए, देते हैं ये पैरम्स, जिसको हम क्वेरी पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक। और ये हमेशा यूज होती है गेट और डिलीट रिक्वेस्ट के अंदर। गेट लाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं,
डिलीट इसलिए कि पेज पे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, आपको कोई स्पेसिफिक चीज डिलीट करनी हो तब आप ये यूज कर सकते हो, ठीक। और आज तो बताया था ऑथराइजेशन के लिए कि आपको आप उस एप्लीकेशन को यूज करने लायक हो कि नहीं। मतलब मान लो कि आप उस एप्लीकेशन पे क्या करना चाहते हो कि लॉगिन करना चाहते हो, ठीक। लेकिन आपके पास यूजर ने पासवर्ड है ही नहीं, तो कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करना पड़ेगा आपको उसका, आपको अपना अपना ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा कि आप हाँ उस एप्लीकेशन के रियल यूजर हो, आप जो करना चाहो वो कर लो। वो चीजें हम इंफॉर्मेशन यहाँ पास करते हैं। अब ऑथेंटिकेशन की मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आएंगे। जैसे एपीआई की है, बेरर टोकन है, डब्ल्यूटी बेरर है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेशन बना है वो किस ऑथेंटिकेशन वाले टाइप पे काम कर रहा है। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रहे थे आईएमजीआर वाला, तो आईएमजीआर वाला इस पे था आज 2.0 पे। लेकिन ये वाला इसका बेसिक टोकन है, बेसिक टोकन में हमेशा यूजर ने पासवर्ड देना पड़ता है। और इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म है, थोड़ा इजी नहीं है ये वाला, ठीक। और हेडर छोड़ो, बॉडी, बॉडी हमेशा यूज होती है पोस्ट, बताता हूँ हेडर में। बॉडी हमेशा यूज होती है पोस्ट पुट पैच वाले रिक्वेस्ट के अंदर। जब हमें कोई नया डेटा क्रिएट करना हो, वो डेटा कहाँ पास करते हैं हम, यहाँ पे। मान लो कि मुझे क्या करना, मान लो कि लॉगिन वाली एक क्रिएट अकाउंट वाली एपीआई है, जिससे क्या हो सकता है कि आप कोई फ्लिपकार्ट में नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ऐसे एपीआई है, ठीक। तो अब उसका डेटा कहाँ पास करोगे, यूजर नेम पासवर्ड मेल आईडी ये सब पास करना होता है ना रजिस्ट्रेशन पेज पे, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पास करोगे, सीधी सी बात है बॉडी में। अब बॉडी में भी मल्टीपल टाइप्स होती है। जैसे आप अच्छा ये जैसे यहाँ फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा में क्या होगा, सेम की नेम की वैल्यू की पेयर में होगा। अगर मान लो मुझे जेसन के अंदर देना हुआ, तो रॉ क्लिक करना, यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट वाला है, यहाँ पर जेसन फॉर्म दे सकते कि ये मेरा यूजर नेम है, ऐसे दे सकते हो इसको, ठीक। जेसन के अंदर ऐसे ही, मतलब कुछ एपीआई ऐसी होती हैं जो जेसन सपोर्ट करती हैं, कुछ एपीआई ऐसी होती हैं जो एक्सएमएल सपोर्ट करती हैं, कुछ एपीआई ऐसी होती हैं जो एचटीएमएल सपोर्ट करती हैं, ठीक। अब जैसे कि वी टाइगर वाली एपीआई देखोगे ना, तो वो एचटीएमएल सपोर्ट करती है। तो आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो यहाँ रिस्पॉन्स में उसका डेटा आएगा एचटीएमएल के अंदर, ठीक। लेकिन ये वाली जो है, ये सपोर्ट करती है क्या, जेसन। तो डेटा जेसन में ले रही है और एज अ रिस्पॉन्स जेसन में दे रहा है। जैसे ये वाली एपीआई देखो, रन करता हूँ, यहाँ पे चल गई ये वाली। देखो आ गए जेसन के अंदर। जेसन का ऑब्जेक्ट एक पहले उन्होंने एरे बना दिया, हमने एरे के अंदर क्या कर दिया, हमने एक जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा उसने यहाँ पे रख दी है। और फिर देखो यहाँ पे सेम एरे का ऑब्जेक्ट, अरे वो जेसन का ऑब्जेक्ट बना है। अभी डिपेंड कर, ये तो ये उनको जैसे डेवलपर बनाते हैं ना, उनको रिक्वायरमेंट मिलती है कि ये डेटा यहाँ हो, ऐसा होना चाहिए। अब उनका इंटरनली कुछ लॉजिक होता होगा, मनमानी नहीं करते होंगे ऐसे, मतलब। अब ऐसा भी सवाल उठ सकता है ना कि ये डेटा बार बार कर्ली ब्रैकेट्स के बजाय एक ही कर्ली ब्रैकेट रख दो, लेकिन ये कुछ होता होगा, कुछ मटेरियल डिपेंड करता होगा। और फिर हम क्या करते हैं मालूम है आगे, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद यहाँ बस देखो हमारे एपीआई टेस्टिंग में तीन चीज पे फोकस होता है क्या। फर्स्ट, ये चीज वेरीफाई करनी, रिस्पॉन्स कोड, जो कि 3 डिजिट का होता है, ठीक। अब ये भी, इसमें भी मल्टीपल पार्ट होते हैं, जैसे कि होती है अपने पास मेनली यूज करते हैं 200 वाली सीरीज, 400 वाली सीरीज, 500 वाली सीरीज। 200 सीरीज वाली मतलब जो एपीआई हमने रन की वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, सही चल रही है वो। 400 वाली आया मतलब एपीआई तो सही है, लेकिन हमने क्या किया, डेटा गलत पास किया है। जैसे तुम्हें एग्जांपल में दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड अगर मैं गलत कर दूं, ठीक, और फिर मैं एपीआई सेंड करूं, देखो मेरे पास 401 वाली आएगी, क्योंकि ये वाला यूजर जो है उस एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेटा कहाँ से लाएगा, नहीं ला पाएगा ना। तो ये गलती मेरे साइड से है, क्लाइंट साइड से, इसलिए यहाँ पे 400 सीरीज आएगी, ठीक। अब 500 वाली बात करो, मतलब वहां पे क्या होता है कि हमने क्या किया, उस एपीआई में जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने फुलफिल की, लेकिन जब हमने रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, मतलब सर्वर साइड क्या है, कुछ दिक्कत। अब जैसे आप
मार्कशीट चेक, किसी का रिजल्ट चेक करते हैं, वहां पे 500 वाली बहुत आती है, बैड सर्वर। तो होता क्या है कि एक्चुअली जब मल्टीपल यूजर एक टाइम पे क्या करते हैं, उस पे वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वो एप्लीकेशन क्रैश, और उसका डेटाबेस क्या क्रैश कर जाता है। तो इतना वो क्या कहते हैं, उतना लोड वो सही नहीं पाता, इसलिए वो नहीं चल पाता। मतलब वो इशू कहाँ है, डेटाबेस से यूजर साइट्स को इशू नहीं है। उसको हम बोलते हैं कि ये बग है, उसको हम बोल देते हैं 500 वाली है, मतलब वो बग। ये बैकएंड वाला बग है, नहीं तो बैकएंड वाला काम हो रहा है, देखो फ्रंट एंड तो दिख रहा है, यहाँ पे यूआई दिख रही कुछ नहीं, ये बैकएंड वाली काम पहली बार। ठीक। हाँ, बस जितना भी मिलेगा सब बैकएंड। ये तो आईपीआई वाला बैकएंड बग होगा ना। ठीक। ये वाली हो गई एक। और एक ये वेरीफाई करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम भी वेरीफाई करना होता है हमें, मतलब जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की, रिस्पॉन्स हमें कितने टाइम में मिल रहा है, स्लो मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। तो इसका भी ना कुछ लिमिटेशन होता है। जैसे मेरी पुराने वाली कंपनी जो थी वो टीवी टेक थी, उसमें मैं टेस्ट करता था, लैंडसूट प्रोजेक्ट मेरा जो था, उसमें कंडीशन ये दी गई थी कि जो भी एपीआई में रन करूंगा, अंडर 300 मिली सेकेंड में उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आया, 500 600 मिली सेकेंड आया, वो भी एक बग। अब मान लो कि सारी एपीआईज क्या है कि 600 मिली सेकेंड में सेंड, अरे वो रिस्पॉन्स देने लगी। अब हमारे पास हजारों एपीआईज हैं, सोचो कितना टाइम ले लेगा एप्लीकेशन, मतलब बहुत स्लो हो जाएगा पहली बार। इसलिए ना हमें ये रिस्पॉन्स टाइम में वेरीफाई करना पड़ता है, और रिस्पॉन्स टाइम हमेशा मिली सेकंड में आता है। अब ये वो बताते हैं कि अब डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन का क्या रूल है। बहुत लोग का होगा कि 400 के अंडर आना चाहिए, बहुत लोग का कि 500 अंडर आना चाहिए। 500 अबव आया मतलब वो सही है, सही नहीं है। मैटर नहीं करता कि ये सही है, इसमें 200 आ रहा है लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा आ रहा है। तो हमें ये डेवलपर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि चीज गलत है। ठीक। और आगे तीसरी चीज हमें वेरीफाई करनी पड़ती है, रिस्पॉन्स बॉडी, जिसमें डेटा है। ठीक। एपीआई टेस्टिंग मेनली हम ये तीन चीज वेरीफाई करते हैं बस, वेरिफिकेशन के वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी ये सब तो हमें डेटा पास करने के लिए है, तो हमें सब मिलेंगे। यहाँ पे जैसे बॉडी में जो है ना, बॉडी में हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा हमें यहाँ पे। कौन सा डेटा पास करना है, कौन सा नहीं करना है, किस फॉर्मेट में करना है, वो सब कुछ देंगे हमें। और ये एपीआई से कलेक्शन वलेक्शन सब, बस हमारा काम यही होगा कि ये तीन चीज वेरिफिकेशन करना है उसका। और हमें इसका वो भी मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि क्या होना चाहिए। ठीक। ये डेटा इसमें से ये तो नहीं होगा ना कि डेटा तुम्हें एग्जैक्टली वही देंगे, सेम आना चाहिए, लेकिन डेटा का पैटर्न दे देंगे। जैसे कि उन्होंने तुम्हें दे दिया एक क्या कहते हैं कि एक एग्जांपल दे दिया कि नेम आना चाहिए, और वहां पे एक एरिया होना चाहिए, उसके अंदर नेम होना चाहिए, उसका नाम रोहन होना चाहिए। लेकिन मान लो तुम अकाउंट क्रिएट करो रोशन नाम से, डेटा तो चेंज हुआ लेकिन डेटा का फॉर्मेट क्या था, सेम। हमें वही वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो डेटा हमने पास किया था वही गया, जो जेसन का वो फॉर्मेट है वही होना चाहिए। यार एप्लीकेशन चला कि नहीं। चलो, चलाने एक वीडियो ट्राई करें। यही वाला है ना। हेडर्स बताना ना, बता हेडर्स। देखो मैंने तो आ गया। ठीक। ठीक। अब यहाँ पे देखो प्री रिक्विजिट है, एक प्री रिक्वेस्ट बोलते हैं इसको। जैसे एक टेस्ट है, एक प्री रिक्वेस्ट है ना। अब एपीआईज का भी ऑटोमेशन होता है, इस पोस्टमैन में भी उसने फंक्शनलिटी दी है कि आप एपीआई का ऑटोमेशन कर लो। टेस्ट टैग के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे तुम एपीआई का ऑटोमेशन कर सकते हो। कि बस तुम्हें क्या करना होगा, ये कलेक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा, जगह रन करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ कलेक्शन का कोड रन हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पोस्टमैन में एपीआईज का वो होता है ऑटोमेशन, वो जावास्क्रिप्ट वाले लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में। लेकिन इनकी बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे मैंने स्निपेट्स दिए हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ से कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना, यहाँ पे ढूंढोगे तो तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी।
यहाँ तक मैं जाता हूँ, मुझे कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है, लेटर सपोज इसकी रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना, तो यहाँ पे ऊपर जाओगे तो सेंड रिक्वेस्ट है ना, इस पे क्लिक करूंगा, कोड ऑटोमेटिकली लिख जाएगा यहाँ पे, ऐसे। लेकिन तुम्हें यहाँ पे यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें मान लो ये वाली एपीआई रन करनी है, ये वाली एपीआई क्या कर लो यहाँ पे ऐसे दे दो, ऐसे। ठीक। तो इस वाले सेक्शन में क्या होता है कि एपीआई का ऑटोमेशन होता है जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में। मान लो कि मुझे कोई, अब मुझे इसका कोड वेरीफाई करना है, स्टेटस कोड, इस पे क्लिक कर दो बस। अब यहाँ पे ये ऐसा कोड लिखा है, पीएम एक वेरिएबल है, रिस्पॉन्स टू हैव, ये बता रहा है कि 200 होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे मैंने अपना एक्सपेक्टेड वो दिया है कि यहाँ 200 होना चाहिए। जैसे 300 आया, तो यहाँ पे एक कंसोल वाली भी चीज होती है, कंसोल यहाँ पे है ना, यहाँ तुरंत एरर आ जाएगी। जैसे जावा में आ जाती है ना एरर वाली, सेम चीज इसमें भी आ जाएगी। बताएगा कि ये मैच नहीं कर रहा है 201 से 401, ऐसे। तो मैं दिखाऊं तो दिखा देता हूँ, रुक जाओ, अच्छा ये वाला डिलीट कर देता हूँ, मान लो। देखना है, देखो, बॉडी में जाना, एक बार पाथ में जाना, बस एक बार यूजर नेम चेंज कर दो बस। बस सेंड बटन में क्लिक कर दो बस। अच्छा, यहाँ पे तो आया नहीं है, यहाँ अच्छा इसमें आता है, सॉरी, टेस्ट रिजल्ट बगल में है, सॉरी, है ना, बॉडी कुकीज हेडर्स टेस्ट रिजल्ट। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, स्टेटस कोड इज 200, असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड 200 बट गॉट व्हाट 400 पर। बता रहे कि आपका एक्सपेक्टेड 200 था, लेकिन आपको मिला क्या, 400 पर। ये वैलिडेशन बता दे उसने, ये आया बस इसकी वजह से। अब ये चीज हटा दो यहाँ से, ये चीज नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक। और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसका, जो भी लिखना था आपको, यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट कुछ भी लिख दो, जो आपको मैसेज आप लिखते हो ना इसमें सिस्टम, इसमें प्रिंट एलन में लिखते हो ना कि मैसेज क्या जाना चाहिए रिपोर्ट के अंदर, कि यूजर ने एंटर कर दिया यूजर नेम, तो वैसे यहाँ ही पास कर सकते हो। और प्री रिक्वेस्ट है, प्री रिक्वेस्ट में उस प्री रिक्वेस्ट इसमें भी क्या होता है, कोड लिखा जाता है। इसमें मालूम कैसा कोड लिखा जाता है, मान लो कि एक एपीआई जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेट अस सपोज क्या, मुझे टेस्ट करनी है ये वाली, गेट कॉन्टेक्ट बाई आईडी, मेरे पास आईडी की वैल्यू है नहीं अभी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक पोस्ट एपीआई यहाँ पे है जिससे कॉन्टेक्ट क्रिएट होता है। जैसे कॉन्टेक्ट क्रिएट करोगे जैसे के फॉर्मेट अंदर तुम्हें उसकी आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या, जब से ये एपीआई रन नहीं करूंगा तब से मैं ये रन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आईडी की वैल्यू कहाँ मिलेगी, इससे मिलेगी। और वही आईडी वैल्यू मुझे यहाँ पास करनी है, तो क्या करेंगे मालूम है, इस वाले एपीआई को रन करने का कोड इसमें रख देंगे, प्री रिक्वेस्ट वाले में। ठीक। प्री रिक्वेस्ट डाल, प्री रिक्वेस्ट मतलब पहले, सोचो एक बार, नाम है प्री रिक्वेस्ट, तो आप बोलते हैं प्री रिक्विजिट, वही वाली बात हो गई। तो ये इस वाले एपीआई का कोड इसमें रख देंगे, और उसका जेसन रीड कर लेंगे, और उसका जेसन का डेटा मतलब कुछ ऐसा करके हम इसमें पास करा देंगे इस वाली एपीआई के अंदर। तो पहले होगा क्या, पहले ये वाली एपीआई रन होगी, जैसे मैंने आया इस एपीआई को रन करने आया, और मैंने कोड इसमें लिखा है उसके लिए, तो आएगा वो पहले इस वाली एपीआई को रन करेगा, रन करने के बाद उसका जो आईडी होगा वो आईडी इस वाले को देगा, फिर इसको रन करेगा। प्री रिक्वेस्ट में ये होगा। ठीक। और हेडर्स में भी क्या करते हैं कुछ हम, क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा ही पास करते हैं, जैसे कि हम चाहे तो यूजर ने पासवर्ड यहाँ भी दे सकते हैं, हम चाहे अपना ऑथराइजेशन कोड यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक। हेडर्स में वैसे जैसे ये चीजें ना, ये वैसे भी हर चीज वो यहाँ पे 6 चीजें वो है ना। अब यहाँ पे वो बताया जाता है, जैसे कि बताया गया होगा कि जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो किस टाइप में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज होना चाहिए, पता नहीं हाइड किया उन्होंने कि नहीं किया, कंटेंट टाइप नाम का, उसमें लिखा रहता है कि जो रिस्पॉन्स आएगा जेसन फॉर्मेट में आएगा, क्या आएगा। अच्छा, उसकी वजह से इन्होंने ये किया एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन जेसन, तो जेसन फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं आपको वीडियो अगर दिखाऊं वी टाइगर वाले का, वहां पे लिखा है एप्लीकेशन एचटीएमएल, तो उसका रिस्पॉन्स हमें एचटीएमएल में मिलता है। उसका भी है, लेकिन यहाँ पे जो तुम जेसन पा रहे हो ना यहाँ पे, उसका एचटीएमएल आता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन शायद पीएचपी में बनी है। ठीक है, बस बताने आया यार, हेडर्स में कहाँ जाना था, अरे बॉडी में तो क्या था, बेसिक से। ठीक। बाकी बताना मुझे, मैं बताने ये आया था कि मान लो कि मैं यहाँ से कोई एक लेडी क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्ट,
देखो बॉडी में आऊंगा यहाँ पे ना। अब यहाँ पे मुझे अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो इन्फॉर्म क्या कौन इन्फॉर्मेशन क्रिएट, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन के साथ मैं डेटा क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट नेम मान लो ये लिखा है, मान लो मैं कुछ दे देता हूँ ऐसे ही, किसी का नाम। जरूरी नहीं है अब यार, सोचो दोनों साथ में करो तो फायदा क्या हो। हाँ, पहले तो मैनुअली देखता नहीं भाई, क्या क्रिएट करना है, क्या करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एप्लीकेशन यूआई डेवलप नहीं हुआ है लेकिन उसकी एपीआई रेडी हो गई फिर। तो रेटिंग पहले ही हो जाए। हाँ, जैसे एक बात कह रहा हूँ फिर बता रहा हूँ ना, डिपेंड करती है, हमें तीन चीज वेरीफाई करने वाले भाई, स्टेटस कोड, रिस्पांस स्टेटस कोड, रिस्पांस टाइम और वो रिस्पांस बॉडी। फिर दोनों टाइम के लिए पहले भी टेस्टिंग हो जाती है, क्या कि वाई जनरेट के बाद टेस्ट। यूआई वाले मैनुअल करते हैं ना। अगर सोचो कि यार एपीआई भी तुम यहाँ डेटा क्रिएट कर रहे हो जाके वहां से कर रहे हो यूआई से, क्रिएट तो इससे अच्छा तो भाई तुम यूआई से क्रिएट कर लो, तो एपीआई का मतलब फेस नहीं बना। मैनुअली तो पहले तो ऐसे ही करेंगे, जैसे अगर मैनुअली टेस्ट करना पड़ा बैकेंड वाले को वैसे टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग में भी चेक करेंगे यहाँ एपीआई पे। टेस्टिंग में हम यूआई पे नहीं जाते। से अगर हम लोग भी चेक कर रहे थे, लेकिन आज कुछ क्रिएट कर रहे थे तो आप फोटो अपलोड हुई हाँ, तो अब आप ये यूआई देखने के मैं लिए। बता रहा हूँ ना, तुम्हें आप लोग समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। लेकिन एपीआई टेस्टिंग में ऐसे होता है कि हम मोस्ट ऑफ केस फ्रंट एंड पे नहीं जाते। ये है पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तुम जा सकते बैकेंड तब ऐसे श्योर हो जाए तो हाँ। हो। अब बताओ किस बंद कर रहे हो डेटा। मान लो तुमने बल्क ऑफ डेटा डेटा क्रिएट किया, हजारों डेटा, तो आप यूआई से करो, नहीं कर पाओगे ना। बता रहा हूँ ना, पर्सनल सेटिस्फेक्शन की तो कर सकते, बट मोस्ट ऑफ केसेस में एपीआई में मैं बस जो हमें इन लोग इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो एपीआई रन हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे ऊपर नॉर्मल नेम दे या लास्ट नेम दे के क्रिएट कर सकते हाँ, डेटा क्रिएट हो गया, रिस्पांस कोड रिस्पांस टाइम और रिस्पांस बॉडी सेम सही आ गई, बस पास है बाकी। हैं। सेकंड मैंडेटरी होते हैं कि हम जो है क्रिएट करने जा से फर्स्ट नेम मैंडेटरी होता है, हाँ ठीक है। बिना उसके आप क्रिएट नहीं करते। हाँ, भले आप तो बता रहा हूँ ना, जो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन होता है, देखो हाथ में आप लोग पहले दिखाया है। स्वैगर एक ऐसा टूल है जहाँ सारे वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, वहां पे लिखा रहेगा कि कौन से पैरामीटर एकदम वो है, मैंडेटरी है, वहां समझ जाओगे ना। यूआई देख रहे हो स्टार दिखा रहा था, तो समझ जाते हैं ये चीज मेंटेन करेगा, सिर्फ फर्स्ट तुम नेम लोग लास्ट तो नेम। मैं तुम्हें स्वैगर दिखाता हूँ। या फिर और भी लोग ऐसे क्रिएट नहीं कर रहे। इसका लॉगिन मंगाया, लॉगिन मंगाया था व्हाट्सएप पे, आया था, लॉग कर लिए। पर्सनल कुछ दिख जाएगा। हाँ, भेजा वापस। चार डिवाइस ऑलरेडी ना यार। जीरो वाले तो वीडियो हो गई। एक इधर देखो ना। अब देखो ये उस दिन मैंने बताया था, इन दोनों का इंट्रोडक्शन दिया था, एक स्वैगर टूल होता है, क्या होता है पोस्टमैन। दोनों के द्वारा क्या होता है कि एपीआई टेस्टिंग करी जा सकती है। लेकिन देखो अब एपीआई पोस्टमैन में क्या फायदा, यही था ना कि ऑटोमेशन भी कर लोगे वहां पे, उसकी यूआई भी सिंपल थी एकदम। लेकिन स्वैगर एक ऐसी टूल है जहाँ पे डेवलपर इसको यूज करते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। ये यार, इन्वर्टर बंद हो गया है पक्का।